हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी हंगर्स पर। सब्सक्राइब करें स्टडी हंगर्स को और पास में ही लगे बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप सभी को मिलते रहें। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो केवीएस पीआरटी की जो हमारी साइंस की स्पेशल सीरीज चल रही है, उसका ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले की दो वीडियो की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक हॉर्स पावर होता है उसमें कितने वाट होते हैं। देखा हुआ आपने, मोस्टली लिखा होता है एचपी, कहीं मशीन वगैरह आती है तो उसमें लिखा होता है कितने एचपी का है, या ट्रैक्टर होते हैं उसमें दर्शाता है कि कितने एचपी का है। ठीक है, तो उसमें पूछा जा रहा है, ऑप्शन है 1000 वाट, 750 वाट, 740 वाट, 748 वाट। तो चलिए देखते हैं इसको। किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, क्या है? किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उसकी शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब बात आती है कि शक्ति का मात्रक, तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है, और जिसे क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। एक वॉट बराबर कितना होता है? तो एक जूल प्रति सेकंड। एक वॉट बराबर कितना होता है? एक जूल प्रति सेकंड। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट, यानी कि जिसे कहते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर यानी कि एचपी। तो 1 एचपी कितना हो गया? 746 वाट। ठीक है, तो ये विशेष रूप से याद रखें, शक्ति का मात्रक क्या हो गया? वाट। और जैसे जूल प्रति सेकंड होता है इसका मात्रक, और क्या होता है? एक वॉट बराबर कितना होता है? एक जूल प्रति सेकंड। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना है? 746 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 746, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता पूछा जा रहा है। क्या है? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है क्रोनोमीटर, एनीमीटर, ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर। तो चलिए देखते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑडियोमीटर के द्वारा। ठीक है, अब है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? वायु के वेग की माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा क्या की जाती है? वायु के वेग की माप की जाती है। फिर क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर से क्या करते हैं? यह एक ऐसा यंत्र है जो तापमान, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। यानी कि जितने भी टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जितने में इन सभी में जो चेंजेस आते हैं उसके बाद भी क्वालिटेटिव जो मेजरमेंट करता है वो क्या करता है? क्रोनोमीटर। और ऑडियोग्राफ क्या होता है कि दोष युक्त श्रवण शक्ति में, जब किसी को सुनने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो उपकरण है वो है ऑडियोग्राफ। तो चार हो गए हमारे पास, ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर और ऑडियोग्राफ। और हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है कि ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता हमने पढ़ा ही है, किसके द्वारा? ऑडियोमीटर के द्वारा। तो है कहीं ऑडियोमीटर? जी हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव तराजू यानी कि तुला, जिस पर वजन तोलते हैं, संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग यानी कि जो उसका मेजरमेंट यानी कि जो उसका वेट बताती है, उस रीडिंग में क्या चेंजेस आएंगे? वह बढ़ेगी, घटेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह बढ़ेगी या घटेगी, या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करेगा। तो जानते हैं, व्यक्ति के गहरी सांस लेने पर तराजू की रीडिंग का घटना या बढ़ना अंदर ली गई वायु के मात्रा के सापेक्ष व्यक्ति के छाती के विस्तार पर निर्भर करेगा। आ रही बात समझ में? जो व्यक्ति है उसने गहरी सांस जो अंदर ली है, और वो उसका घटना और बढ़ना तब डिपेंड करेगा कि व्यक्ति का जो छाती का विस्तार कितना है उसके आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके फेफड़ों का विस्तार कितना है, तो ये है। तो इसका अगर हम बात करें तो रीडिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ऑप्शन में कई बार जैसे कि ये आंसर ना आते हुए आ जाए कि उसके फेफड़ों के विस्तार पर निर्भर करता है, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी क्या है? जो ग्रेविटी का जो प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया, वो किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स न्यूटन, चार्ल्स बेबेज, आइजैक न्यूटन, जॉन एडम्स। तो बात करते हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण के बारे में बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं, तो जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। तो गुरुत्वाकर्षण क्या चीज है कि जो एक दूसरे पदार्थ को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों
एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। तो गति के 3 नियम किसने दिए? आइजैक न्यूटन ने। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन भी किसने किया? आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात बताई गई है किसके ऊपर? ग्रेविटी के ऊपर, यानी कि जो ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण होता है उसके ऊपर पूरी डिटेल के साथ मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कस कर दिया। तो क्या पूछ रहा है वो, किसने दिया है इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण? तो यहाँ पर है आइजैक न्यूटन। ठीक है, और ऊपर देखो चार्ल्स न्यूटन, कंफ्यूज करने की दिया है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो वर्षा की बूंदें हैं वह गोल होती हैं, क्यों होती हैं? तो द्रव का घनत्व के कारण, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन जो होता है उसके कारण, या वायुमंडलीय दबाव के कारण, या ग्रेविटी गुरुत्व के कारण। चलिए जानते हैं। देखिए, पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या करता है कि कोई भी लिक्विड हो, किसी द्रव का जो स्वतंत्र पृष्ठ होता है वह क्या करता है? न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण क्या होती हैं? गोल होती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या हो जाती है? वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का बी। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग कितना? तो 350 सेकंड, 400 सेकंड, 450 सेकंड, 496 सेकंड। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वह लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का। ठीक है, और कई जगह अगर मैं किताबें में बात करूं तो कई जगह लिखा है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि यह लगभग की वैल्यू आती है। ठीक है, तो बात आ रही है 8 मिनट, यानी कि 1 मिनट में आपके कितने सेकंड होते हैं? तो 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब 1 मिनट में 8 होते हैं, सॉरी 60 सेकंड होते हैं, तो आपने इसका मल्टीप्लाई किया इससे 60 का 8 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 480 सेकंड। ठीक है, और 16 ये है, तो 16 क्या हो जाएगा इसमें? ये ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया टोटल? 496 सेकंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगर हम बात करें ऑप्शन, कई बार क्या है कि ये भी हो जाता है 496 ना देते हुए उसने दे दिया 500 सेकंड। तो 500 सेकंड अगर दिया हुआ है उसमें तो क्या हो जाएगा? 400, ये आपका कितना हो जाएगा? 480 ये हो गए, और 20 आपने ये ऐड कर दिया तो 500 सेकंड हो जाएगा। तो लगभग में वैल्यू, लगभग जब कभी पूछ लेता है तो याद रखें। ठीक है, अगर मिनट में और सेकंड में ऐसे पूछेगा तो ये आएगा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, या 496 सेकंड या 500 सेकंड में से दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन है भाप से जो स्टीम होती है, भाप से हाथ अधिक जलता है जबकि अपेक्षाकृत उबलते जल से कम नहीं जलता, क्योंकि? तो वो पूछ रहा है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जल जाता है, ऐसा क्यों? तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, भाप में अधिक मारक क्षमता है, भाप हल्की होती है। देखते हैं। देखिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प जो होती है द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक और गंभीर होती है, क्योंकि वाष्प में उसकी गुप्त ऊष्मा भी विद्यमान रहती है। सारी बात समझ में? यानी कि एक है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपकी वाष्प है उसी, और उसी लेवल का यानी कि उसी 100 डिग्री सेल्सियस का ही है पानी। तो बात आ रही है कि भाप से यानी कि स्टीम से ज्यादा हाथ जल जाता है, जबकि उसी डिग्री के पानी से नहीं जलता। क्यों? क्योंकि भाप में क्या होती है? उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। और क्या दिया हुआ है नीचे? तो 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम द्रव्यमान के जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम वाष्प में 540 कैलोरी ऊष्मा अधिक होती है। देखिए, अगर दोनों को इक्वल कर दिया जाए कि 1 ग्राम द्रव्यमान उसी लेवल का पानी रखा जाए और उसी डिग्री सेल्सियस का 1 ग्राम क्या है? वाष्प रखी जाए, तो बात करें तो वाष्प की जो ऊष्मा होगी वो 540 कैलोरी ज्यादा होगी। क्लियर है बात? तो क्या होती है वाष्प में? उसकी भाप में उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए। अगला है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, जो न्यूक्लियस होता है उस नाभिक में अंदर क्या क्या होता है, तो ये बात करना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटीन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। तो चलिए जान लेते हैं। देखिए, तो बात कर रहा है परमाणु पदार्थ का वह लघुतम भाग है
जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो ये तो बात हो गई किसके बारे में, परमाणु के बारे में। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है। जैसे किस प्रकार से ये न्यूक्लियस, ये पूरा गोल जो है वो एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो बात कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ये प्रोटॉन दिया हुआ है और ये न्यूट्रॉन दिया हुआ है। प्रोटॉन जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। प्रोटॉन जो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है, यानी कि जिन पे कोई भी नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर, जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चंस आपके यहां से प्रिपेयर हो जाते हैं। देखो, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। नाभिक में अगर हम बात करें अंदर कौन होता है, नाभिक में याद रखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक है, जैसे कि उदाहरण के लिए ये नाभिक है, नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये याद रखना है आपको। और क्या होगा कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेंगे, चक्कर लगाते रहेंगे। प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित यानी कि नेगेटिव, ठीक है। तो ये चीजें कुछ बेसिक्स ही हैं जो आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहां है इसमें दिया है क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु के नाभिक में पूछा है। इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो चलिए जानते हैं क्या होता है भौतिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें कारक को हटा देने पर भौतिक प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। भौतिक प्रक्रिया अस्थायी एवं उत्क्रमणीय होती है। चलिए इसको सरल भाषा में और अच्छे से समझते हैं कि भौतिक प्रक्रिया या भौतिक परिवर्तन वह होता है जिसमें क्या होता है कि जैसे कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो रहा है, तो और उसके बाद क्या हो जाए, वो अपनी मूल अवस्था में, यानी कि जो पहले अवस्था थी उसमें क्या आ जाए, वापस आ जाए, तो वह कहलाएगा कौन सा, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे पानी में चीनी का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पन द्वारा चीनी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं, देखिए ऑप्शन में, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। तो हवा में चांदी के बर्तन अगर काले हो गए तो वापस उसको क्या है कि चांदी के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का जलना क्या है कि अगर हम बात करें दोनों परिवर्तनों के अंदर इसको माना गया है। हालांकि मुख्य रूप से यदि मैं बात करूं तो करीबन 80% केस में इसे रासायनिक परिवर्तन मानते हैं और 20% केस में इसे भौतिक परिवर्तन मानते हैं। क्योंकि मोमबत्ती जो है वह जब जल जाती है, मोमबत्ती जब जलती है तो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में तो क्या है कि वो रासायनिक परिवर्तन के रूप में जल गई, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि कुछ मात्रा में जो मोम होता है वो नीचे शेष रह जाता है, और उस मोम को क्या है आप इकट्ठा करके दोबारा से पुनः मोमबत्ती बना सकते हो। इस वजह से उसे थोड़ा सा भौतिक परिवर्तन का हिस्सा भी समझा जाता है। दूध से दही का बनना, अगर दूध से दही बना दिया तो आपस वापस द्वारा क्या नहीं कर सकते आप, दही से दूध नहीं बना सकते। इस वजह से ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन पानी में चीनी घोल दी तो वाष्पीकरण द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको चीनी को वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, ठीक है, याद रखें इसे। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। भूपर्पटी जो होती है उस पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिकॉन। तो देखिए भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन 27.72%, कैल्शियम 3.65% और कार्बन जो है 0.6% पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है, ऑक्सीजन की। तो कहां है आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम, कैल्शियम, आयरन जिसे लोहा कहते हैं, और पोटेशियम। देखिए बात करें, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम तो कैसे है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम और फिर आयरन, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो पोटेशियम है। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, जस्तेदार जिंक
लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। यानी कि जो लोहे की चादरें हैं उन पर क्या है कि अगर जस्ते की परत चढ़ा दी जाए तो वो क्या होती हैं, जंग से बची रहती हैं। ऐसा होता है क्यों? तो जिस पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सीसा, क्रोमियम, यसद और बंग। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज कर दिया क्योंकि जो अभी पहले समझ लो फिर बताऊंगा। जस्ता अथवा यसत, तो बात आ गई समझ में। जिंक को ही जस्ता बोलते हैं और जिंक को ही क्या बोलते हैं? यसत बोलते हैं। तो एक ही चीज के दो नाम हो गए इस वजह से। एक तत्व है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है। जस्तीकृत लोहा, यानी कि लोहे पर जब जस्ते की परत चढ़ा दे तब की बात कर रहा है। तो वह लोहा कैसा हो गया? जस्तीकृत। जस्तीकृत लोहा क्या होता है कि पानी, साबुन के विलयन, पेट्रोल और खनिज तेलों के प्रभाव सह सकता है। लोहे को जंग रोधी बनाने हेतु उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कई बार यसद लेपन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? यसद लेपन कह देते हैं। और यसद लेपन ना कहते हुए कई बार क्या दे देते हैं? गैल्वेनाइजेशन। तो क्वेश्चन आता है आपकी परीक्षा में कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस चीज की परत की चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जाती है। तो वह चढ़ाई जाती है किसकी? जिंक यानी कि जस्ते की, जिसे यसत लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन है पेंसिल का लेड, जो पेंसिल होती है उसका लेड किसकी बनाई जाती है? तो ग्रेफाइट, चारकोल, लैंप ब्लैक, कोयला। बात करते हैं। ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों ही कार्बन के क्या है? अपर रूप है। हीरा सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। हीरा कैसा होता है? सबसे कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट हीरे से मुलायम होता है। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि पेंसिल का लेड किसका बनाया जाता है? तो ग्रेफाइट का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पूछ रहा है हाइड्रोजन को यदि आप जलाएंगे तो उससे क्या बनेगा? ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। चलिए जानते हैं। हाइड्रोजन बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जल सकती। इसकी खासियत है कि बिना हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन नहीं जल सकती। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन से साथ प्रतिक्रिया करके जल का निर्माण करेगी, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोजन, H2O। तो H से हाइड्रोजन और उससे ऑक्सीजन आपस में क्रिया हो जाएगी और क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बन जाएगा भाई? पानी बन जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्या कर लेता है? क्रिया कर लेगा। अगला है, निम्न में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा, यानी कि पूछ रहा है आयतन के आधार पर, वायुमंडल में सबसे कम है? सबसे कम पूछा है। ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 20.95% यानी कि लगभग 21%, और ऑर्गन जो है वो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो सबसे कम कौन सी है? तो CO2 है। और सबसे ज्यादा अगर पूछता तो कौन सी है? नाइट्रोजन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सबसे कम पूछा गया है, तो सबसे कम कौन सी हो जाएगी? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर अगली बार आया क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया तो सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन है, 78%। ठीक है, अगला बात कर रहे हैं फूलों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ जो फ्लावर्स होता है उसे क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर्स को क्या कहा जाएगा? फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पेलिनोलॉजी। देखिए, फ्रेनोलॉजी जो होता है वह मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करता है। जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क जो होता है, उसके भागों, विभिन्न भागों की क्रियाशीलता को और उसकी विक्षिप्तता का अध्ययन करने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका? फ्रेनोलॉजी का। एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, तो घास से बात आ रही है, घास से संबंधित अध्ययन। और पेलिनोलॉजी, विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन। प्रश्न में क्या पूछा गया है? तो फूलों का अध्ययन, और फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का बी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये देख लेना इसको, है ना। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। कौन सा है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव? नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव है जिन्होंने सूर्य के प्रकाश
क्या है, सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया और इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन, क्या हो गई, ऑक्सीजन उत्पन्न हो गई और ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में क्या हो गई, सहायक हुई और इस प्रकार से ये पृथ्वी पर जीवन संभव हो गया। तो बात आ रही है कि सबसे पहला जीव, तो बात करेंगे सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। ठीक है, तो 17 का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा स्तनपायी यानी कि मैमल पूछ रहा है कौन सा है, व्हेल मछली, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। तो बात करते हैं, चलिए देखते हैं। ब्लू व्हेल क्या है, ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा मैमल है कौन, ब्लू व्हेल। याद रखें इसकी लंबाई जो होती है वो 33 मीटर से अधिक तथा वजन जो होता है वो 180 मीट्रिक टन से भी अधिक हो सकता है। तो याद रखें सबसे बड़ा मैमल कौन हो जाएगा, तो व्हेल मछली। अच्छा, कमेंट के माध्यम से मुझे एक चीज बताएं कि पक्षियों में एक ऐसा पक्षी है जो स्तनधारी यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसका नाम क्या है, तो ये कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे बताएं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान, हेरिडिटी साइंस ये बात कर रहा है, तो आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ह्यूगो डिब्रीज और चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, इसलिए आनुवंशिक विज्ञान का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। तो आनुवंशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम जोड़ों की संख्या क्या है। जोड़े पूछ रहा है, युग्म यानी कि कपल 21, 22, 23, 24। तो देखिए यहां पर मैं आपसे बात करूं तो इसकी जो मानव गुणसूत्रों की जो जोड़ों की संख्या है वो है 23। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डी। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं मनुष्य में टोटल अगर पूछता कि कुल गुणसूत्र कितने हैं, तो कुल गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक है, तो कैसे अगर हम बात करें तो मनुष्य यानी कि मेल में ले लीजिए, मेल में जो होते हैं वो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, और फीमेल में जो होते हैं वो होते हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। इस प्रकार से 22 और 1 23 और 22 और 1 23, एक जोड़ा यहां से आएगा और एक जोड़ा यहां से, तो ये 23 और 23 दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, 46। और अगर जोड़े में पूछ रहा है तो ये जोड़ा एक कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको हमने आपसे डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।